नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम आज पहुंचे हैं सावा बस स्टैंड में और सावा बस स्टैंड की तरफ यहाँ एडवोकेट योगेश शर्मा का कार्यालय है। योगेश जी से आज बात करेंगे दोस्तों, जो वर्तमान प्रकरण चल रहा है गोकसी का, और उस गोकसी के प्रकरण में दोस्तों क्षेत्र के लोगों द्वारा एक प्रकार से जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों में दोस्तों बहुत सी पेचीदगियाँ हैं और उन सभी पेचीदगियों पर हम विस्तार से बात करेंगे। योगेश जी शर्मा का ये कार्यालय है दोस्तों, और वरिष्ठ अधिवक्ता है बादरा के। यहाँ आप देख सकते हैं उनका शानदार कार्यालय है, और कार्यालय भी अभी बनाया। सबसे पहले तो हम योगेश जी को बधाई देंगे कार्यालय के लिए। योगेश जी, आपको कार्यालय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। तो योगेश जी, आज हम विशेष तौर से बात करने के लिए आए हैं जो प्रकरण चल रहा है गोकसी का, उसको लेकर भी क्षेत्र के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी है, विचार भी है। जिस प्रकार से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लगभग 123 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं पुलिस द्वारा, और 4 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें 307 भी पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। मैं सबसे पहला सवाल यही कर लेता हूं कि ये जो आंदोलनकारियों के विरुद्ध जो मुकदमे बनाए गए हैं और जो मांग थी उनकी गोकसी की घटना में जो सैंपल पॉजिटिव आया था एक बार प्रकार से जो एफएसएल रिपोर्ट में, उसके बाद में क्या ये पुलिस के लिए लटकाने भटकाने का जो स्टिक मामला था, जो मुख्य मामला था, उसको दबाने के लिए क्या इस प्रकार के मुकदमे किए जाते हैं? लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल है। तो सबसे पहले सवाल यही है कि ये जो 307 का मुकदमा जो पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है, उसके मायने आखिर है तो है क्या? देखिए अनिल जी, कि मेरी इस मामले में एक विचारधारा ये है कि पुलिस ने सबसे पहले गोकसी की जो घटना हुई उसमें मुलजिमों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें 5 मुलजिमों के नामजद थे, 2 अन्य में थे जी। तो गो हत्या के मामले को अपराध को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 6 मुलजिम गिरफ्तार हुए और 1 मुलजिम के बारे में ये था कि वो फरार है या पकड़ में नहीं आ रहे या पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। उसको लेकर जनता ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और कुछ मांगें अपनी रखी। तो पुलिस और प्रशासन को ये भय लगा कि हो सकता है कि आंदोलन बड़े स्तर पर जाए और उनकी नाकामी इसमें आए सामने, तो उन्होंने फिर इस आंदोलन को सफल न हो और इस आंदोलन को दबाने के लिए ये काउंटर एफआईआर जो आम पब्लिक के खिलाफ दर्ज की है। तो मेरा ये मानना है कि जो 307 की जो एफआईआर दर्ज हुई है वो काउंटर एफआईआर है। इस 300 जो गो हत्या का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस मुकदमे को दबाने की चर्चा में नहीं आए, वो दब जाए, तो ये काउंटर एफआईआर मानता हूँ 307 की जो एफआईआर दर्ज जनता के खिलाफ हुई है। अच्छा, ये फिर एक प्रकार से मान सकते हैं आपने जैसा कहा कि ये काउंटर एफआईआर पुलिस की तरफ से है। अच्छा, एक सवाल और है, जिस प्रकार से इस आंदोलन के जो अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार किए गए लोग हैं बड़ी संख्या में, लगभग 70 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ मारपीट बड़े स्तर पर की गई ऐसी चर्चाएं हैं, और 3rd डिग्री जो है उनको बहुत ही कड़े तरीके से दी गई है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है। और जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं राजस्थान भर से, पूरे हनुमानगढ़ ज़िले से, वो इसी बात को लेकर है कि इन लोगों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज है वो वापस लिए जाए, और उनके साथ जो पुलिस का दुर्व्यवहार हो रहा है वो दुर्व्यवहार रुकना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपकी इस मामले में ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक पुलिस का टॉर्चर का जो एक्ट है, जो करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, संविधान, हमारे देश में लोकतंत्र है, और संविधान और यहाँ तक कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है और भारतीय दंड संहिता है, या आप कोई भी कानून, आपराधिक कानून उठा के देख लो, वो कहीं भी मारपीट करने की इजाज़त किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी भी मतलब जो अपने अर्धसैनिक बल है उनको भी नहीं देता है। यदि कोई अपराधी पकड़ा गया है तो आप उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते। ये अमानवीय करते हैं और ये बिल्कुल गलत है। संविधान में बिल्कुल इसको मतलब ये प्रतिबंधित किया गया है कि आप मारपीट, कोई भी अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है वो मारपीट नहीं कर सकता किसी भी मामले में। तो ये बिल्कुल गलत है। ये संवैधानिक जो अधिकार हैं उनके खिलाफ है। अच्छा, कुछ बड़े नाम हैं, रवि बंसल है, बजरंग सारण है, अनेक लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके साथ भी मारपीट की गई बताया जा रहा है। और कल मैंने सुना 2 दिन का उनका जो रिमांड है वो भी कोर्ट से मिला है उनको। तो
तो ये रिमांड फिर किस आधार से मिला है? क्या ऐसे मामलों में रिमांड मिल जाता है? देखिए जी, रिमांड का मतलब ये मामला ऐसा है कि इसमें पुलिस किसी तरीके से जो है वो हरासमेंट करना चाहती है, और रिमांड की जहाँ तक बात है तो ये इसको पुलिस कस्टडी में रखे, जितना दिन हो सके पुलिस कस्टडी में रखना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से ये मामला 1 दिन में 2 दिन में शांत हो जाए। जो ये नेता हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको हरासमेंट करेंगे तो पब्लिक भी पीछे हट जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये जो रिमांड है इसमें आने जाने कुछ नहीं है। ये पुलिस किसी तरीके से आनन फानन में मान लीजिए या अपनी मतलब दोष दिखाने के लिए ये पुलिस रिमांड मांग रही है, बाकी इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है वकील जी, जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके परिजन उनकी ज़मानत करवाते हैं, लेकिन अचानक से पहले से उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, लेकिन अचानक से पुलिस द्वारा उनको न्यायिक अभिरक्षा से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनको फिर से अरेस्ट किया जाता है। ये क्या प्रकरण है? देखिए कि इस क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने जो मनमानी की है वो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्या हुआ कि 151 में लगभग 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे 1 लाख रुपए के तस्दीकशुदा जमानत मुसल के मांगे गए, और जैसे ही उनके जमानत मुसल के लोगों ने या एडवोकेट्स ने तस्दीक करवाने के बाद में जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन बाहर खड़े उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब ये है कि किसी तरीके से जेल में रखना है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये संविधान के जो प्रोविज़न है उनके खिलाफ है। पुलिस आनन फानन में ये चाहती है कि ये लोग किसी तरीके बाहर नहीं निकले, इनको किसी तरीके से अंदर रखा जाए और इनको टॉर्चर किया जाए, बस एक ही उद्देश्य है। बाकी ये बिल्कुल पुलिस की जो है वो फेलियर दिखा रही है। ये फेलियर है प्रशासन पुलिस का, ये फेलियर है, ये लोगों के अधिकारों को दबाने के लिए किया जा रहा है। ये मतलब कानून में कहीं भी कोर्ट जुडिशल सिस्टम में कहीं ये कार्रवाई इनकी स्टैंड नहीं करेगी। अच्छा, एक सवाल है, आपने पूरे घटनाक्रम को देखा होगा संभवतः, क्योंकि आपकी बारीकी से नज़र रहती है, आप सोशल नेटवर्किंग पर भी इसको लेकर अच्छी पोस्ट डालते भी हैं। तो एक मैं जानना चाहूँगा, 4 दिन तक धरना चला था और चौथे दिन जब धरने के अंदर शाम को वार्ता होती है, जिला कलेक्टर महोदय रहते हैं, एसपी साहब भी उसी वार्ता में रहते हैं और प्रतिनिधिमंडल जो आंदोलनकारियों का है वो भी वहाँ जाता है, और उसमें लगभग मांगों पर सहमति भी बनती है, लेकिन जिला कलेक्टर की एक जो अड़ियल सा रवैया देखने को मिलता है कि आज आपको ये धरना हटाना है, जबकि आंदोलनकारियों की तरफ से कहा जाता है कि हम विचार विमर्श करते हैं और सुबह हम ये आंदोलन समाप्त कर लेंगे। तो इस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके बलपूर्वक उनको जल्दी से हटाया जाता है। इसके पीछे क्या मानसिकता मानते हैं आप पुलिस की? क्या कोई इसके पीछे विशेष रणनीति होती है, सरकार का दबाव, विधायक का दबाव, या फिर कोई विपक्ष के पूर्व विधायक का दबाव, या क्या मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, मेरा इस मामले में ये मानना है कि वार्ता लगभग पूरी सफल हो गई थी। सुबह उठाने का आंदोलन उठाने का ये बात चली थी कि सुबह आंदोलन उठा लिया जाएगा। तो जो वर्तमान राजनीतिक जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत ये लगा था अभी आंदोलन सफल हो गया है ये, और कुछ मतलब जो युवा नेता हैं वो आगे आ रहे हैं, उन्होंने इस मैटर में बहुत अच्छा काम किया है और लगभग मांगें पूरी हो गई हैं। तो किसी तरह से इस जो उद्देश्य जो पूरा हुआ है इसको किस तरीके से बिगाड़ा जाए, इस बात को किस तरीके से बिगाड़ा जाए और राजनीतिक लाभ लिया जाए अपनी कलर ऊंची करने के लिए, ये सोची समझी साजिश थी जो प्रशासन के साथ मिलकर की गई और आंदोलन को शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को दबाया गया। तो आंदोलन को एक प्रकार से ये दबाने की कार्रवाई हुई है, तो आपने क्लियर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक मैं सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है वकील जी, वो पूछना चाहूँगा। आपने भी देखा होगा कुछ वीडियोज़ वायरल हुए थे पूरे राजस्थान में, महिलाओं के साथ घर में घुसकर पुलिस की कुछ ज़्यादतियाँ, दुर्व्यवहार के वो मामले देखे जा रहे थे। ऐसे में पुलिस के ऊपर क्या उनके परिजन जो है वो कार्रवाई करवा सकते हैं? किस प्रकार की इस पर उनकी रक्षा हो सकती है? उनको न्याय किस प्रकार मिल सकता है? देखिए अनिल जी, ये आपने प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है और ये जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मैटर में क्या हुआ है कि पुलिस चिड़िया गांधी गांव में और जहां आंदोलन चल रहा था वहां ये आंदोलनकारियों पर डंडे बरसाए, और पुलिस क्या गांव में जो घर हैं उनके घरों में घुसी है और घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है। और मैं आपको बता दूं कि एक महिला मेरे पास आई है। इस मैटर में मैं उस महिला से मैंने ये कहा है कि मैं आपके साथ अंतिम मतलब क्षण तक इस मैं लड़ूंगा।
तो जनता के साथ जिनके साथ ये जाती हुई है और जिनके पास वीडियो इस संबंध में कुछ है तो वो कलेक्शन करें, मेरे से बात करें। मैं इसमें खिलाफ जनता के पास सिर्फ ये है कि वो एक तो मानवाधिकार में जाए और जो महिला है वो महिला आयोग में जाए और जाके और उनकी जो पुलिस वाला जिसको जानते हैं या वो नहीं भी जानते हैं और उनके पास वीडियो है तो वो इनके खिलाफ जाके कार्रवाई कर सकती हैं। और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो वीडियो कलेक्शन करके मेरे पास लाते हैं तो मैं उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं उनके साथ अंतिम क्षण इस लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि पुलिस ने घरों में घुसकर ज्यादती की है और ये बहुत ही अमानवीय महिलाओं के साथ किया गया है। तो मानवाधिकार में और राष्ट्रीय महिला आयोग में जाने का प्रावधान है तो इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हम फिर भी बात करेंगे, बाद में भी आपके साथ वेट करें, ऐसे विषयों पर बात करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ योगेश जी, वो सवाल वकील जी, जो 307 की एफआईआर दर्ज हुई है एक प्रकार से पुलिस के द्वारा, उसकी गंभीरता क्या है, क्या मायने उसकी? देखिए, ये एफआईआर प्रथम दृष्टया देखने से झूठी है। इस एफआईआर का कोई स्टैंड नहीं है। ये एफआईआर सिर्फ एक जनता में टेरर पैदा करने के लिए, जनता में भय पैदा करने के लिए बनाई गई है, ताकि कोई मतलब इस लोकतंत्र में कोई आवाज़ नहीं उठा सके। एक तानाशाही रवैया है ये। इस एफआईआर का कोई महत्व नहीं है, ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने तो ये एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन जो जुडिशरी सिस्टम है वो बिल्कुल आंख बंद करके नहीं बैठा है। पुलिस ने एफआईआर किसी दबाव में की होगी या स्वयं की होगी, लेकिन मैं आपको जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो न्यायिक सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो आंख बंद करके नहीं बैठा है कि पुलिस ने 307 एफआईआर दर्ज करवाई और आंख बंद करके जनता को 307 में कोई पनिशमेंट कर दिया या ये कर दिया। ये सिस्टम नहीं है। ये एफआईआर बिल्कुल गलत है। मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये एफआईआर का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ आपको टेरर पैदा करने के लिए एफआईआर दर्ज कराएगी। तो क्या जो पुलिस चार्जशीट पेश करेगी उसमें उनको मुश्किलात आएगी? मैं बता दूं कि 307 की जो एफआईआर है, ये पुलिस के लिए 307 ऐसी धारा है कि इसको साबित करना बहुत मुश्किल काम है। ये पुलिस तो फिर आगे चलकर क्या होगा? क्या वो आरोपी छूट जाएंगे? बिल्कुल। देखो, ये मैं जो आरोपी आप किसको कह रहे हैं जी, वो तो मैं उनको निर्दोष मानता हूँ, वो आरोपी नहीं है जी। ये बिल्कुल गलत है। एफआईआर जहाँ आपने आरोपियों का शब्द इस्तेमाल किया है वो आरोपी नहीं है, ये गलत है। पुलिस ने ये जनता में सारी जनता में टेरर पैदा करने के लिए 307 की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर 307 लिखना आसान है, लेकिन उसमें चलान लाना और उसको साबित करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो जुडिशरी सिस्टम है वो आंख बंद करके नहीं बैठा है, वो बाल की खाल निकालेगा। तो मैं आपको बता दूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये एफआईआर भी सिर्फ जनता में टेरर पैदा करने के लिए कराई गई है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने जनता से जुड़े हुए बहुत से सवालों का और बहुत ही स्टिक और शानदार तरीके से जवाब दिया है। हम फिर भी आपसे मिलेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये थे योगेश जी शर्मा, एडवोकेट, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता है बादरा के, और उन्होंने बहुत ही शानदार जानकारियां दी। दोस्तों, हमने भी उनसे जो जानकारियां चाही थी और क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं और जो वर्तमान में दोस्तों गोकशी का प्रकरण है उसको लेकर पूरे राजस्थान में और नज़दीक की राज्य हरियाणा में भी दोस्तों बड़ी संख्या में ज्ञापन लोगों द्वारा दिया जा रहा है और जिस प्रकार की चिंताएं व्यक्त की जा रही है और माहौल में तल्खी जिस प्रकार से आई हुई है, और कर्फ्यू आज 4 दिन हो गए हैं। आज 9 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई है, कल भी 6 घंटे की ढील दी गई थी। देखते हैं कितनी जल्दी शांति व्यवस्था बहाल करती है पुलिस। हमारी नज़रें पूरे प्रकरण पर बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।